देवियों और सज्जनों, where you are going as a nation state depends a lot on where you came from. एक देश के स्तर पे आप कहां जा रहे हैं उस पे मुनस्सर है कि आप कहां से आ रहे हैं, कहां से आए, आपका उद्गम क्या था. रिचुअल्स टाई अस टू आवर ओरिजिन्स. जैसे एक देश का उदय हुआ, जैसे एक देश उदय होता है, उसकी इंस्टीट्यूशंस बनती हैं, इन्फ्लुएंस करता है उसकी इंस्टीट्यूशंस किस प्रकार बिहेव करेंगी, आगे किस प्रकार एक्ट करेंगी, क्राइसिस में कैसे परफॉर्म करेंगी, ये सब डिपेंडेंट है ऑन हाउ यू परफॉर्म. इसलिए जो आज की जो डिबेट एक फिर से उजागर हुई है, एक डिबेट फिर से उजागर हुई है, और वह है हमारा वजूद क्या है, हु आर वी एज इंडियंस, और हम कहां से आए हैं, हमको हमारी आजादी कैसे मिली. उस पे बड़े बुनियादी सवाल है, और जब तक आपको इन बुनियादी सवालों का सही उत्तर नहीं मिलेगा, आप अपना वजूद नहीं पहचान पाएंगे, आप भटकते रहेंगे. इसलिए पिछले साल एक डिबेट शुरू हुई थी, नेहरू वर्सेस पटेल. मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा सेमिनल डिबेट जो है वह है नेहरू वर्सेस नेताजी. नेहरू वर्सेस नेताजी. अगर आपकी हिस्ट्री को डिफाइन करना है, आपका उद्गम क्या है, आपका स्तोत्र क्या है, आप क्या हैं, आपका वजूद क्या है, दैट ये सेमिनल डिबेट बहुत जरूरी है आज के दिन. और एक और भी इसमें कुछ चीजें हैं, मैं थोड़ा इसका पहलू मैं आपको प्लीज बताऊं संदर्भ में. लोग कई कहते हैं साहब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं आप. अरे साहब आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं, जो हो गया आज से 63-64 साल पहले उसको रहने दीजिए. आज के युग से उसका क्या सरोकार, बहुत सरोकार है, बहुत सरोकार है. यही मैं कहना चाहता हूं. देखिए, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, ये हमारे देश में पनपा था आजादी के संग्राम के दौरान. और राष्ट्रवाद का उदय सही मानों में जब जापान ने सन 1905 में जो पहली जीत रूस के खिलाफ करी थी, तब यह दिखाया था कि हाँ, एक एशियाई देश भी मुंह तोड़ सकता है, दांत तोड़ सकता है किसी भी विलायती देश के, यूरोप के किसी भी देश के. रूस को जापान ने लड़ाई युद्ध के मैदान में हरा दिया, और पूरे एशिया भर में, समस्त एशिया में एक वो लहर सी गई थी कि यार हम इनके गुलामी के लिए नहीं पैदा हुए, बड़े साहब, गोरे साहब, जंगी लाट लोगों के लिए. ठीक है साहब. और ये जो नेशनलिज्म कब पनपती है, नेशनलिज्म तब पनपती है जबकि आपका जो देश है वो इंडस्ट्रियलाइज होता है, वो अर्बनाइज होता है. इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो शहर खड़े होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज के चारों तरफ शहर आएंगे ही आएंगे. शहर खड़े होते हैं तो आजादी घनी होती, आपकी आबादी जो है वो घनी होती है. वहां पे सरकारी प्रोपेगेंडा, टेलीविजन का महत्व, रेडियो का महत्व बहुत ज्यादा होता है बनस्पत की शहर में, बनस्पत की गांवों में, जहां पे आपकी आबादी खुले जो स्टाइल के अंदर है. तो ये जब हमारा भी देश थोड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, इसके पहले बहुत कम, लेकिन जब बड़े बड़े शहर बनने शुरू हुए तो ज़्यादातर आपकी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो शहरों से शुरू हुई. पहले चालू इसके हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट के 3 स्ट्रैंड हैं, थोड़ा सा इतिहास जानना ज़रूरी है. पहला स्ट्रैंड था आपके वकील, एंग्लिसाइज्ड वकील, यानी सूट बूट डालने वाले वकील, जैसे मोतीलाल नेहरू और ये सारे के सारे ये वकील, जो कि जिस तरह आजकल लायंस क्लब होता है, ये क्लब में बैठ के डिबेटिंग होती है, वैसे डिबेटिंग सोसाइटीज बनी. और वो क्या करते थे साहब, वो अंग्रेजी ब्रितानवी सरकार की महारानी को बड़े ही सर्वाइल शब्दों में, मतलब कभी आप वो खोल के देखें वो पिटिशन, तो मतलब आपकी आत्मा पे कोढ़ लग जाए. आप वो पिटिशन देखें कि योर humble loyal subject, we your humble loyal subjects petition your majesty to consider this the request of your intelligent subjects. हर शब्द में आपकी जो चमचागिरी की आदत टपकती थी हर शब्द के साथ. ये थे आपके, और सारे के सारे वकील, सारे के सारे वकील, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले, सबसे ज्यादा दोनों साइड लड़ा के जो ऐंठने वाले, पैसे, माफ कीजिए मैं कोई व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं अगर कोई मेरे वकील भाई हो, लेकिन मैं उस वक्त के वकीलों की बात कर रहा हूं.
उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट करी। और मैक्सिमम क्या मांगा उन्होंने अंग्रेज सरकार से? आजादी नहीं मांगी, होम रूल। जिन्ना साहब जो बड़े वकील थे, इस तरह हाथ उठा के आई वांट होम रूल, जैसे कि पता नहीं क्या सा आप तीरंदाज वहां पे कर रहे। तो ये थी अंग्रेजों के पैरवी खुशामदी करने वाले लोगों का गुट, जो हमारे वकील थे, जिन्होंने कांग्रेस फॉर्म करी और जिन्होंने आजादी की लड़ाई शुरू करी। चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत तो करी, आगाज तो किया। 1919 में जबकि पहली जंग जो 1914 से 1918 तक आप जानते हैं पहली बड़ी जंग हुई, भारत के 13 लाख सैनिक उस जंग में लड़े अंग्रेजों के लिए। 13 लाख सैनिक, 72,000 शहीद हो गए, लाखों घायल हुए, 11 को विक्टोरिया क्रॉस मिला। विक्टोरिया क्रॉस परमवीर चक्र का बराबर, और परमवीर चक्र तो कम से कम केवल सिर्फ हमारी सेना में सीमित है ना, ये सारे ब्रितानवी सेनाओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, शैनडा, वो सब में चुन के मिलता है, मतलब उसको लेना और भी मुश्किल शायद। तो 11 विक्टोरिया क्रॉस अंग्रेजों ने दिए आपको, 72,000 जान लाशें आपकी बिछ गई। तो उस वक्त बड़ी उम्मीद फैली, और खासकर ये जो ब्रितानवी चमचे थे इनकी, कि साहब अब हमें शायद होम रूल मिल जाएगा। क्या मिला आपको साहब? 1919 में आपको जलियांवाला बाग मिला। पंजाब, जहां से मैक्सिमम हमारे ट्रूप्स गए थे, वहां उन्होंने कत्लेआम किया। लोग बेचारे नॉर्मल प्रोटेस्ट करने आए जलियांवाला बाग के अंदर, जिस रास्ते से आए थे संकरी गली को बंद करके वहां ट्रूप्स लगा के धड़ाधड़ उन्होंने दनादन गोलियां बिछाई, हजारों लोग वहां पे शहीद करवाए। तो इस वक्त गांधी जी वहां पे आए, और जब गांधी जी आए तो उन्होंने देखा कि ये जो ब्रितानवी सरकार की जो पैरवी खुशामदी अब नहीं चलेगी। बहुत आक्रोश है दुनिया के अंदर, बहुत आक्रोश है जनता में, और बड़ी खुशी की बात है कि गांधी जी ने इस चीज को फैलाया और वो गांवों तक ले गए। चंपारण के गांव से लेके उन्होंने गांव वालों को लगाया, जो हमारे जुलाहे थे उनको लगाया, वीविंग को लगाया, और बड़ी मास मूवमेंट क्रिएट करी। तो वो फेज 2 था आपकी आजादी की लड़ाई का, मास मूवमेंट। लेकिन उन्होंने इस संग्राम को शांतिपूर्ण रखा। वो अहिंसा के पुजारी थे, वो नॉन वायलेंस चाहते थे। और अंग्रेज शासक देखो कितनी पैनी सोच, कितनी तेज नजर इन लोग, तब ऐसे फालतू में राज नहीं किया उन्होंने हमारा। उन्होंने बोला यार ये तो हम संभाल सकते हैं, हाँ ठीक है तंग कर रहा है लेकिन हम संभाल सकते हैं। और इसके लिए आपकी MI5 MI6 ने बोला यार बाकियों के ऊपर दमन चक्कर रखो, ये चलने दो, ये सेफ्टी वॉल्व जैसा एक्ट करेगा, जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व है, धमाका नहीं होगा, ये चलने दो, ये हम 1980 1990 तक बर्दाश्त कर सकते हैं। माफ कीजिए, ये कटु सत्य है, आप माने या ना माने ये कटु सत्य है, ठीक है, ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेट हिम। लेकिन तीसरा ग्रुप था, तीसरा भी एक ग्रुप इस देश में पैदा हुआ, और यही हमारी निजात है कि हम में से ऐसे लोग तो उठे जो भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वो बोला साहब ये अंग्रेज ऐसे नहीं जाने वाले, इनको उखाड़ के फेंकना होगा, इनको मार डालना होगा, तब जाएंगे साहब, ऐसे नहीं जाएंगे। और उन्होंने किया, वार पे वार शुरू किया, लेकिन तब वो छोटे तौर पे था। सुभाष चंद्र बोस पहले बड़े नेता हैं इस देश के, जो कांग्रेस की हायरार्की में प्रेसिडेंट बन चुके थे। एक बार बने, दूसरी बार गांधी जी ने उन्हें बनने नहीं दिया, बन भी गए तो उनको वहां पे रहने नहीं दिया। और उन्होंने बोला देखिए साहब अब जंग शुरू हो गई, द्वितीय जंग। चाणक्य नीति कहती है मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। सीधी बात, दो टूक शब्दों में, आप आजादी चाहते हो या नहीं? अगर आप चाहते हो तो मौका ये है, ये मौका है, इस वक्त मौका है, आप प्लीज वार करिए। और इस इंसान ने क्या नहीं किया, आपको बताया, जैसे कल नरसिंह सिंह साहब ने, वो अफगानिस्तान निकले, वो सोवियत संघ जाना चाहते थे, लेकिन सोवियत संघ उस वक्त उनको इजाजत नहीं दी, तो वो एक इटालियन काउंट ऑरलैंडो का भेष बना के वो जर्मनी, वो पहले इटली पहुंचे, वहां से जर्मनी पहुंचे, हिटलर से मिले, एक ब्रिगेड खड़ी करी अपने सिपाहियों की वहां पे, जो इंडियन लीग जिसे कहा जाता था, ये निश्चय लीग, राइट। और उसके बाद जब देखा कि ये तो युद्ध शुरू हो गया रूस और उसमें, तो कोई स्कोप नहीं रह गया कि भारतवर्ष से पश्चिमी की जो दिशा से हमला किया जाए। वहां से फिर वो सबमरीन में बैठते हैं, और वो सबमरीन चलती है यूरोप से, अफ्रीका के दक्षिण से होते हुए मडागास्कर के सामने आती है, वहां से आती है
एक जापानी सबमरीन I-29, और जब वो दोनों सबमरीनें सतह पे उठती हैं तो तूफान समुद्र में आया हुआ है, 20-20, 30-30 फुट की लहरें। वो दोनों सबमरीन 1 किलोमीटर दूर खड़ी हो जाती है कि बोले साहब, आप सुभाष बाबू बोलते हैं आप आगे क्यों नहीं जा रहे, कैप्टन व्हाई आरंट यू गोइंग फॉरवर्ड? बोले सर ये ऐसे टक्कर खाएंगी, हम दोनों सबमरीन जाएंगी। तो बोले फिर क्या करना है? उन्होंने समुद्र के तूफान की तरफ देखा, जो जर्मन कप्तान था उसने उनकी तरफ देखा और बड़े उदास होकर बोला मेरा ख्याल आपको वापस जाना चाहिए। तो सुभाष बोस ने उस जर्मन कैप्टन को बोला और उसके रोंगटे से हर गए। कहता है कैप्टन, आई डिडंट कम ऑल दिस वे टू गो बैक। मैं वापस जाने के लिए इतनी दूर नहीं आया हूं कैप्टन, मैं जाऊंगा। छोटी 3 आदमी की किश्ती, रबड़ की किश्ती, उसमें वो बेचारे बैठे, 2 उनके साथ उनका जो पीए था वो बैठे, और वो किसी तरह वो गए, और कई बारी तो वो किश्ती गायब हो गई। और वो इस तरह करके वो कैप्टन जो था वो देख रहा था कि ये कौन आदमी, ये शख्स कौन है। और फिर जो वहां जर्मन सबमरीन में पहुंच गए, बाकी आप कहानी जानते हैं। देखिए किसने आजादी दिलाई, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। देखिए ये गीत हमारे बच्चे गाते हैं। ना ढाल चाहिए, ना यहाँ पे तलवार चाहिए इस देश में, यहाँ चाहिए तो आपके, खैर अब मैं आगे ज्यादा अपशब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन देखिए ये धारणा फैलाई गई इस देश में, ये धारणा फैलाई गई इस देश में कि साहब हमने आजादी दिलाई, साहब हमें ताम्रपत्र चाहिए, हमारे बच्चों को भी लीडर बनना चाहिए अगले 10 पुश्तों तक कम से कम, क्योंकि हमने साहब लाठी खाई है। अरे साहब लाठी तो मेरी भैंस भी खाती, आपने लाठी खाई बहुत अच्छा है साहब। यहां पे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गोली खाई है, एक नहीं साहब 3 तो आपके सामने बैठे हैं। गोलियां चली है सामने, AK-47 की आप आवाज सुने इस तरफ आती हुई तो आप भी याद रखेंगे कई महीनों तक उस आवाज को। तो आपने लाठी खाई साहब, हमने गोली खाई। मैं देखिए कहना यह चाहता हूं कि असली निर्णायक, अगर आप इतिहास में जाना चाहते हैं, किस बंदे ने फैसला लिया कि भारतवर्ष को आजादी दी जाएगी या नहीं, वो बंदा था एक लॉर्ड क्लेमेंट एटली, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। और वो 1956 के अंदर भारतवर्ष वापस आया। वो कलकत्ता गए और वो वहां रहे एज गेस्ट जस्टिस पीबी चक्रवर्ती के। जस्टिस पीबी चक्रवर्ती का गेस्ट वो वहां पे रहा। चक्रवर्ती साहब ने उससे साफ सवाल किया कि प्राइम मिनिस्टर, in 1942 the Quit India movement had started. By 44 you had crushed it. Actually जैसे आर सिंह साहब ने बताया, वो तो पहले दिन उन्होंने सारे जो अपने नेता थे दबोच दिए और उन्होंने अंग्रेज ब्रिगेड, ऑस्ट्रेलियन ब्रिगेड यहाँ लाए, तो बोला मारो फायर करो, कोई करता है वहां पे। बोले साहब गांधी जी फास्ट पे जा रहे हैं, वहां से चर्चिल ने बोला कि उसको मर जाने दो, लेट हिम डाई, आई कुड केयर लेस। ये इस बुरी तरह से दमन चक्र चलाया और खलास हो गई ये जो हमारी 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट। असलियत ये है। तो फिर जस्टिस चक्रवर्ती ने बोला, देन व्हाई डिड यू लीव इन सच अ टेयरिंग हरी? 1945 में युद्ध खत्म हुआ और 47 में आप चले गए साहब। जब क्विट इंडिया मूवमेंट ही फेल हो गई तो आपके जाने की वजह, मतलब 3 शब्द, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी, ये किसने कहा है साहब? मैं नहीं कह रहा। आप समझे कि ये साहब फौजी है तो किसी फौजी की बात करेगा, नहीं। जिसने आपके आजादी की इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पे दस्तखत किए वो आदमी कह रहा। और फिर उसने बोला, वो वही भी नहीं रुका, आफ्टर ऑल वो भी एक जस्टिस था। कहता है देन व्हाट देन was Mahatma Gandhi's non-violent movement's contribution to India's independence? आप समझ गए साहब, क्या योगदान था महात्मा गांधी जी की ये जो अहिंसा की जो प्रोग्राम था वो भारत को आजादी दिलाने में। He said, and I quote, अपना जो लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने कहा, और मैं उनके हूबहू शब्द आपको सुना रहा हूं। जस्टिस चक्रवर्ती कहते हैं, एटलीज फेस
twisted into a sarcastic smile as he spelled out the word MINIMAL, minimal. आप समझ गए साहब? ये किसका आंकलन है, ये किसके मेजरमेंट है? ये एटली का कहना है, मिनिमल। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता 1980, 90, 2010 तक हम नहीं जाते अगर ये चलता रहता, हमारी सहन शक्ति के अंदर था। तो आजादी आपको दिलाई सुभाष बोस ने। सुभाष बोस का क्या हुआ, आज बड़ा सवालिया निशान है ना। अगर एक जो इतिहासकार है, कई उस पे मत हैं, कई मत हैं, और सबसे ज्यादा मैं समझता हूं रिसर्च शायद यहाँ अनुज धर ने की है, इसके ऊपर पूरा जीवन योगदान लगा दिया है अपना इस सुभाष चंद्र बोस के सागा को अनकवर करने में। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो पूर्वी रॉय की किताब में लिखा गया है कि वो चाहते थे आखिर में, देखिए उस आदमी की हिम्मत, उसने कभी हार नहीं मानी। जापान परास्त हो गया, एटम बम पड़ गए, जापान ने हथियार डाल दिए, इसने हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं छोड़ी। उसने कहा मैं रूस के पास जाके लड़ाई करूं। पहले जर्मनी गया था, जर्मनी ने मदद नहीं की, जापान आया, जापान ने मदद करी, लड़ा, जापान हार गया, अब ये रूस के पास जाते। इसको दिस इज कॉल्ड नेवर से डाई। इमोशनल EQ इंटेलिजेंस जो होती है ना, हम फौज में भी बोलते हैं, टेनासिटी, विल टू फाइट, कैरी ऑन, कोई हार नहीं है। नो डिफीट इज फाइनल टिल आई से सो, आई विल कीप फाइटिंग। वो मंचूरिया गए, वहां रूसी फौजें आगे आ रही थी, ठीक है, वो रूसी फौजों से मिले कि भाई मैं इनकी मदद लेके अब अंग्रेज सरकार का तख्ता पलटूंगा। अफसोस कि उस वक्त तक लड़ाई वहां छिड़ चुकी थी, जर्मनी के खिलाफ अंग्रेज और रूसी मिलके लड़ रहे थे। तो कहा यह जाता है, एक धारणा, मैं आपको धारणा बता रहा हूं कि उनको कैद कर लिया गया, याकुत्स्क प्रिजन साइबेरिया में उनको रखा गया, सेल नंबर 45 में उनको टॉर्चर किया गया, और फिर अंग्रेजों ने कहा साहब इसको वहीं खत्म कर दो जहां है। अगर ये हिंदुस्तान में आ गया, हमारा बिठाया हुआ, इंस्टॉल किया हुआ जो नेहरू जी जो हैं, वो वहां टिक नहीं पाएंगे 2 पल। आप जहां पे है वहीं खत्म कर दो, क्योंकि हम इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते, उसके अपनी वजह। कहा जाता है कि प्लास्टिक का बैग लगा के उन्हें गला घोंट के उस प्रिजन में मारा गया। और राज यहां किसे मिला? वो वकीलों को, एंग्लोफिल वकीलों। वी योर लॉयल सब्जेक्ट्स, योर इंटेलिजेंट एंड लॉयल एंड डिवोटेड एंड एवर विलिंग सब्जेक्ट। ये जो अल्फाज लिखने वालों को राज देके गए अंग्रेज। उन्होंने उसे इंडिपेंडेंस नहीं कहा। कहीं दिखाइए आप अंग्रेज सरकार की राइटिंग्स में कि भारत को हमने इंडिपेंडेंस दी है। उन्होंने कहा बर्मा को हमने इंडिपेंडेंस दी है, श्रीलंका को हमने इंडिपेंडेंस दी है। यहां ट्रांसफर ऑफ पावर। और आज समझ आता है कि अंग्रेज ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आजादी के 20 साल बाद आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो नेताजी के रिश्तेदारों पे खुफिया नजर रखता है। चलिए रखिए साहब, आप तो हर किसी पे नजर रखते हैं। वो बोले टेढ़ी नजर है तो हर किसी पे रहती है, लेकिन आप ये इंटेलिजेंस अंग्रेजों की MI5 के साथ शेयर करने का मतलब, प्लीज आप मुझे बताइए। ये इंटेलिजेंस आपके घर की इंटेलिजेंस है कि हमारे एक भारतीय नागरिक क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इसको अंग्रेजों की MI5 से शेयर करने का मतलब, क्या हमें आजादी मिली थी या मजाक? क्या आपको आजादी मिली थी या मजाक? आई आस्क यू दिस। क्या असली कठपुतली के तार लंदन में ही रहे? यह आपके लिए जरूरी है। जब पहला ब्रिटिश, जब आजादी मिली, सो कॉल्ड आजादी, मैं कोटेशन मार्क में डाल रहा हूं अब, तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश आर्मी चीफ सर रॉबर्ट लॉकहार्ट, उसके बाद रॉय बुचर, एयरफोर्स चीफ अंग्रेज, नेवी चीफ अंग्रेज, सारी ताकत तो वहां थी। मुखौटा आपने खड़ा कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाई। ये कहानी मैं फिर कभी, लेकिन मैं इसको संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि आपका जो नैरेटिव ऑफ स्टेट क्रिएट किया गया उस वक्त, जो नैरेटिव ऑफ स्टेट क्रिएट किया, वो ये क्रिएट किया कि साहब हमने आजादी ली है। क्योंकि वो कैसे जस्टिफाई करते, आजादी किस लिए मिली?
उस वक्त जब नेताजी की जो सुभाष चंद्र बोस साहब की जो आईएनए के लोग जो अब गिरफ्त में आ गए, 60,000 की फौज खड़ी करी थी, 26,000 शहीद हुए। आप समझते हैं 26,000, ये तकरीबन आधा 50% कैजुअल्टीज कोई सेना लेके दिखा दे और अपने पलटन की यूनिट्स की कोहेजन इंटैक्ट रहती है टिल द एंड, द यूनिट्स डिड नॉट ब्रेक अप। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है साहब। और 26,000 की शहादत, और आप वाहियात हैं, आप कह रहे हैं कि ये नॉन वायलेंट स्ट्रगल थी। अरे 26,000 लड़के शहीद हो गए यार। आपकी सारी लड़ाइयों में 1947 के बाद 26,000 अभी तक शहीद नहीं हुए। ये भी मैं आपको सुना दूं अगर आपको स्केल समझना है कैजुअल्टीज का। 26,000 आपके वहां पे बंदे शहीद हुए और आप कह रहे हैं कि ये नॉन वायलेंट स्ट्रगल थी। क्योंकि आप झूठ, जो देश सत्यमेव जयते कहता है, उस देश ने एक झूठ के साथ अपना जो है राजपाट शुरू किया, एक झूठ के साथ अपना राजपाट शुरू किया। अपना राजपाट सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एक नैरेटिव ऑफ स्टेट बनाया गया कि साहब भारतवर्ष को आजादी मिली है बिना खड़ग बिना ढाल, कमाल तो हमारा है, हम लोगों ने ये यहां पे जो है बिल्कुल अहिंसा और नॉन वायलेंस से किया है। जब जनरल सर रॉय बुचर, मैं आपको बताता हूं इसका क्यों हम ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहे। जब जनरल सर रॉय बुचर नेहरू जी के पास गया कि सर मैं आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप मुझे बताइए सर ये हमने फौज के एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के प्लान बनाए हैं। उन्होंने फाइल उससे ली और वापस उसकी तरफ फेंक दी। बोले जनरल, इंडिया डज नॉट नीड एन आर्मी, वी बिलीव इन नॉन वायलेंस, वी बिलीव इन अहिंसा, वी बिलीव इन पीस। उसने फाइल वापस कर दी। वी ओनली नीड द पुलिस, वी ओनली नीड द पुलिस टू मेंटेन इंटरनल ऑर्डर। और क्या वो उठ के चल गया। वो कहते हैं कि पहले तो रॉय बुचर को समझ नहीं आया कि मैं हंसूं या मैं रोऊं, कि ये बात क्या कह रहा है, ये देश का लीडर है, ये क्या कह रहा है कि आप मतलब बगैर वो चाणक्य के जमाने से कोष दंड, दंड मतलब सेना, जब तक दंड नहीं हाथ में हो तो राजपाट नहीं हो सकता। और आप कह रहे हैं कि साहब उसकी जरूरत ही नहीं। वो तो चला आया, कहता साहब तुम संभालो, और जो हिंदुस्तानी अफसर थे उनको बोला तुम संभाल लेना इसको, मैं तो चला, अच्छा है मैं जा रहा हूं। इसी ये चीज ने आपको कहां जाके ले पहुंचाया, 1962 में जब आपकी फौज की किल्ली उड़वा दी, आपकी फौज की किल्ली उड़ा दी। मैं आज क्यों रो रहा हूं, 1962 के बाद हमने सबक सीखा, शास्त्री जी आए और आपने देखा फर्क जो पड़ा 1965 में, और उससे बड़ा फर्क पड़ा जब इंदिरा जी आई। इसमें कोई शक की बात नहीं। दो तोड़ के रख दिया पाकिस्तान को, बिकॉज वी लर्न द लेसन एंड वी बिकेम रियलिस्ट। प्रॉब्लम क्या आई साहब, पिछले दशक में 10 सालों में वी हैव गॉन बैक टू द नेहरूवियन नैरेटिव, नॉन अलाइनमेंट 2.0। वो खोल के फिर से निकाल दिया गया पेपर की साहब। हमको कहा अब क्या बोला जा रहा है साहब, क्या फायदा है, ये फौजी साहब फालतू में पैसे ले रहे हैं, क्यों स्ट्राइक कोर चाहिए, नहीं साहब थिन रेड लाइन चाहिए, और बाकी हम गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे अंग्रेजों जो भी चीनी आते हैं। अरे गुरिल्ला वॉरफेयर करते करते बेचारे हमारे तिब्बती भाई बहन मारे गए, खलास हो गए। क्या चीन ने छोड़ा तिब्बत? अरे वो बहुत क्रूर देश है। वो आपके नाटक से, वो अगर आप अहिंसावादी वहां करने गए तो आपकी वो गत बनाएंगे कि तीसरी अहिंसा हिंसा सब भूल भाल के आप सीधे चलेंगे बिल्कुल। तो ये नाटक, इसलिए देखिए आज मैं कह रहा हूं नेताजी इज रेलेवेंट, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक देश के जीवन में वायलेंस, कंट्रोल्ड वायलेंस का होना जरूरी है, ताकत का होना जरूरी है, शक्ति का होना जरूरी है। आप शक्ति विहीन राष्ट्र होकर रह नहीं सकते, आपको जूते खाने पड़ेंगे। और आपको आज आपसे 1/5 हिस्से का जो देश है पाकिस्तान, वो लात लगाए फिर रहा है। उसने साहब पहले वहां पे शुरू करी पंजाब में टेररिज्म, 21,000 भारतीय मारे। उसके बाद उसने जम्मू कश्मीर में शुरू करी, 44,000 भारतीय मार दिए। और अब पूरे भारतवर्ष में इस फेयर गेम, चाहे दिल्ली हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे वाराणसी हो, सब जगह बम फट रहे। आपके 15,000 और मर गए। कुल मिलाकर आपके कोई 80,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक शहीद हो चुके हैं।
शहीद हो चुके हैं पाकिस्तानियों के हाथ, टेररिस्ट, उसके भेजे टेररिस्टों के हाथ, उसके अप्रत्यक्ष युद्ध के मारे आप लोग भारतीय शहीद हो रहे हैं। तो क्या हम गाय, भैंस, बकरी है? क्या किया है आपने पाकिस्तान का आज तक? मुझे प्लीज बता दीजिए, क्या किया है हमने पाकिस्तान का? व्हाट हैव यू डन टू रेज कॉस्ट? क्योंकि ये मानसिकता आ गई है आपकी ब्यूरोक्रेसी में, आपकी सारी सर्विसेज के अंदर, और वहां पे जाके बैठ के थैंक गॉड हमने जो असली आजादी मिली है वो मिली है 2014 में, क्योंकि पहले बार हिंदी बोलने वाले दिल्ली में आके राजगद्दी पकड़े। हिंदी बोलने वाले छोटे गांव से, मुफस्सिल के शहरों से वो लोग आके भारतवर्ष में राज गए। नहीं तो यहाँ पे एक अंग्रेज गए, एक शाही खानदान छोड़ गए, जिसमें केवल श्वेत चमड़ी वाले जो हैं वही राज कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय आप तो कुत्ते हो, आप तो जो है आप आपस में लड़ते मरते रहते हो, जातिवाद पे बटे हो, धर्म पे बटे हो, भाषा पे बटे हो। आपको राज करने के लिए पहले अंग्रेज बोलते थे यू नीड अ फॉरेन पावर, यू नीड ओनली अ फॉरेन पावर कैन गिव जस्टिस। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खोलिए प्लीज, जाके जब वापस जाते हैं आपको प्रतिलिपियां मिल जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन की, जरा प्लीज खोलिए। उसका पहला प्रीएम्बल पढ़िए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व्ड एटसेट्रा एटसेट्रा टू गिव आवरसेल्व्स। पहली चीज क्या बोली है आपने? जस्टिस। जस्टिस विच इज अ कैरी ओवर ऑफ द कॉलोनियल कॉन्सेप्ट ऑफ इंपीरियल जस्टिस, कि केवल अंग्रेज शासक ही, ये इतना बटा हुआ देश है, ये इतना आपस में लड़ाई है इसकी जातियों में, जनजातियों में, धर्मों में, कास्टों में, कि इसमें केवल बाहर वाले राज कर सकते हैं और वो ही जस्टिस दे सकते हैं। इंपीरियल जस्टिस इज द फर्स्ट क्वालिटी। मैं पूछता हूं व्हाई नॉट फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्यों नहीं पहले आया? क्यों आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस पहली चीज है? क्योंकि इंपीरियल जस्टिस से वो आया। आपने सीधा सीधा जैसे अंग्रेज आपको छोड़ गए, जैसे बना गए वो आप छोड़ गए। अंग्रेजियत नहीं गई आपकी अभी तक, अंग्रेजियत नहीं गई आपकी अभी तक। अंग्रेज चले गए, आपकी दुम में वो एंट छोड़ गए। इसलिए नेताजी इज इंपॉर्टेंट। ही वॉज अ नेशनलिस्ट, ही वॉज अ ट्रू नेशनलिज्म। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। और आज आप ये डिबेट फिर शुरू करें नेताजी की, उसका नाम ही तर जाएगा तुम लोगों को, हम लोगों को। वही नेशनलिज्म जगा सकता है इस देश की, सोती नेशनलिज्म। और मैं आपको बताऊं, मैं डोवल जी के साथ था विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में आज से 4-5 साल पहले। उन्होंने उस वक्त मुझे बोला, मैं डिप्टी डायरेक्टर था, कि आप सब छोड़ छाड़ के लेख लिखना बंद करिए, आर्टिकल लिखना बंद करिए, किताबें लिखना बंद करिए। कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता, खासकर सरकार में तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो आप, मैंने कहा फिर सर मेरे लिए आदेश। तो बोले आप जाइए बच्चों से बात करिए। 3-4 साल में लगातार छोटे छोटे शहरों में घूमता रहा हूँ, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ वगैरह वगैरह वगैरह, बिहार से लेके अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर से लेकर। और मैंने एक 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 करवट, सोते देश की अंतरात्मा में करवट बदलती देखी है। सन 2009, सन 2010, 11, 12, 13 मोदी वेव के आने के पहले ये करवट बदलनी शुरू हो गई थी। आरएसएस वाले बेचारे और ये कई लोग गली गलूचों के कॉर्नर पे भारत माता की वो तस्वीर, आपको याद है भारत माता की तस्वीर जिसके ऊपर वो शेर पे बैठी हुई है, वो कोने कोने में मैंने देखी। मेरे को बड़ी हैरत हुई। मैंने जाके डोवल साहब को बोला कि सर देयर इज अ सेकंड राइज ऑफ नेशनलिज्म जो इस देश में आज हो रहा है, और उस नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए द ग्रेटेस्ट आइकन इज सुभाष चंद्र बोस। आज हम उसका स्मरण करेंगे, आज हम उसके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन इटसेल्फ it will raise our consciousness, in itself it will raise the national consciousness and get nationalism back। और उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अंग्रेज गए, लेकिन आपको ऐसे बांट के गए। याद रखें 1857 में जब पहला गदर हुआ था तो अंग्रेजों ने कहा इस देश को ऐसा बांटो कि ये फिर इकट्ठा होकर बगावत ना कर सके। और उन्होंने 1872 में पहला कास्ट सेंसस शुरू किया। क्या आप जानते हैं, आप कास्ट का बड़ा, हम गर्व से अपना कास्ट बोलते हैं आज। अंग्रेजों ने ये इसको बढ़ाना, इसको तूल दी, बढ़ावा दिया ताकि आप लड़के मरते रहो आपस में।
हर गैजेटियर, हर डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर में आपका कास्ट पूछा जाने लगा, लिस्ट बनने लगी। पहले कास्ट पे बांटा, फिर देखा ये काफी नहीं है, सेपरेट रिलीजियस इलेक्टोरेट्स दिए, पहले मुसलमान भाइयों को, आज पाकिस्तान बन गया, फिर हमारे सिख भाइयों को दिए, और उसका फिर हमारा गदर हमको सहना पड़ा। उसके बाद जबकि 1980 की दशक में गदर हुआ पंजाब में ईसाई भाइयों को, तो वहां नॉर्थ ईस्ट में गदर शुरू हो गया। मतलब वो जाने के बाद भी गदर की दरार, गदर का बीज छोड़ के गए थे, बो के गए थे। रोने की बात यह है कि हमारे अपने नेताओं ने कास्ट को उछाला है। आप जानते हैं जिस तरह से कास्ट को उछाला गया, मंडल आयोग को लाया गया, ये लाया गया, आज सब लोग, आज गुज्जर हैं, मीना हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं, बख्शी हैं, यादव हैं, ये हैं, अहीर हैं, कुर्बी हैं। भारतीय कौन है? आप में से भारतीय कौन है? इसी हम लोग ये कास्ट, वो कास्ट, ये धर्म, वो धर्म। सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी में आपका ना कोई धर्म पूछता था, ना कोई जात। यू आर एन इंडियन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और वही भारतीय सेना में भी वही चीज आई। भारतीय सेना में भी आजाद हिंद फौज का ही नारा आया है, जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया हमको? इस शख्स ने दिया, नेताजी ने दिया। और इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, हम केवल आज एक शर्लॉक होम्स की डिटेक्टिव स्टोरी पे नहीं है कि नेताजी को क्या हुआ, कौतूहल है, लेकिन केवल कौतूहल के लिए हम ये मांग नहीं कर रहे। हम अपना वजूद पहचानने के लिए ये मांग कर रहे हैं। और ये खोज में आप अपने आप को खोजेंगे। यू विल फाइंड योर सेल्फ इन दिस सर्च। You will find yourself in this search. You need to find yourself in this search. Where you are going depends on where you came from. And you came from, you got your freedom because of one man and his army, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या ऐसे आदमी को टॉर्चर करके मारा गया? तो क्या हक था उन लोगों? और क्या नेहरू सरकार को यह पता था कि वो फॉरेन प्रिजन में है और वो टॉर्चर हो रहे हैं? और अगर पता था तो उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? किसने राज किया हमारे ऊपर? किसने राज किया हमारे ऊपर? क्या आप वाकई में आजाद हुए? अंग्रेजों ने उसे आजादी क्यों नहीं बोला? वाई वॉज द यूनियन जैक नॉट ब्रॉट डाउन जबकि तिरंगा झंडा ऊपर फहराया जा रहा था? क्योंकि इसके पीछे वो राज है। और वो राज जब आप झांकेंगे उसमें, आप अपनी अपनी सूरत देखेंगे कि हम कौन हैं, हम कितना सह सकते हैं। हु आर वी एज इंडियंस? आई थिंक ये वजूद पहचानना जरूरी है। इसलिए ये जो एक छोटी सी क्रांति जो कौतूहल से शुरू हुई है, ये आपको अपना वजूद दिखाएगी। प्लीज इसमें हिस्सा लीजिए। यू नीड टू री इन्वेंट योर सेल्फ, यू नीड टू री इन्वेंट योर नेशनलिज्म। और वो उसके लिए जो आइकन आपका है, आप उसको पकड़ लें। आप बहुत कुछ अपने बारे में जानेंगे कि वाकई में इस देश में ऐसे भी हिंदुस्तानी थे जिन्होंने आखिरी कतरा खून का अपना दिया, चाहे यातना सहनी पड़ी, चाहे टॉर्चर, बट ही डिड व्हाट ही हैड टू डू। ही डाइड सर्विंग दिस कंट्री। और वो अगर हम में चेतना आ जाए, वी हैव क्रॉस्ड, हम पार हो गए, सागर तर गए, भव सागर तर गए। ये एक कलेक्टिव सर्च फॉर आवर कलेक्टिव आइडेंटिटी है। प्लीज इसको गड़े मुर्दे उखाड़ने की एक्सरसाइज तक मत सीमित करिए। अपना इतिहास रीराइट करने की ये एक मुहिम है which concerns us all, and I would request you all to please join, please spread this message so that we can go further. I will now request my very dear colleague Anuj Dhar। इससे ज्यादा मैंने इसको विवेकानंद में देखा था पहले, इस चीज पे, सब्जेक्ट पे काम करते, जिस मेहनत लगन से एज अ वन मैन आर्मी, at what great personal cost this man has fought, I think he deserves a very patient hearing. Thank you so much.